1713 दो डिवाइन किंगडमों को संघर्ष। तो यही बात है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब गुड फॉर्चून सेंट सर्वेस और रहस्यमयी सोल्टास महिला ने अंतिम परीक्षा पूरी की और 80% या उससे अधिक पूरा किया, तो ये जानकारी इतनी दूर तक फैली कि असुरा रोड के छोटे से छोटे लोग भी इसके बारे में जान गए। वीर ने ये सब सोचते हुए कहा। जिस छोटे व्यक्ति की वह बात कर रहा था वह स्वाभाविक रूप से सोलवाइट था। जब वीर ने पहली बार अंतिम परीक्षा के बारे में जानकारी पाई तो ये सोलवाइट ने ही उसे बताई थी। जैसे ही वीर सोच रहा था, अचानक दूर के पूर्व दिशा में विशाल 1,00,000 फुट लंबी प्रकाश किरणें प्रकट हुईं। वहां देखते हुए एक शानदार विशाल दिव्य पर्वत प्रकट हुआ जिसका ऊपरी शिखर बादलों के सागर में छू रहा था। जब यह आगे बढ़ा तो हवा में विशाल गड़गड़ाहट उत्पन्न हुई जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई। जहां जहां ये गया वहां समुद्र में विशाल सुनामी उठती। उस शानदार दिव्य पर्वत पर लाखों सिल्वरी कवच वाले योद्धा विचित्र प्रतीकों से आच्छादित थे और हाथों में बर्फीले भाले थामे हुए थे। ये लाखों योद्धा ऊंचे और मजबूत थे और उनकी विशेषताएं उस दिव्य पर्वत से निकलने वाली तेज रोशनी में छिपी हुई थीं। वह है डिवाइन वॉइड किंगडम का बाउंडलेस डिवाइन माउंटेन। सच में बाउंडलेस डिवाइन माउंटेन। क्या जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन है, कोई फाइटिंग मास्टर्स की भीड़ में से चिल्लाया। लेकिन सभी जानते थे कि डिवाइन वॉइड किंगडम ने बाउंडलेस डिवाइन माउंटेन लाने का कारण केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। असुरा रोड के इस महत्वपूर्ण आयोजन में डिवाइन वॉइड किंगडम और हेवन यूनियन डिवाइन किंगडम दो मुख्य पात्र थे, बाकी सभी अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे। साथ में ये दोनों डिवाइन किंगडम अंतिम परीक्षा में जीवन मरण की भयंकर लड़ाई में उतरेंगे। बाउंडलेस डिवाइन माउंटेन, वीर ने पूछा। उसके बगल में ब्राइट मून ने कहा, यह बाउंडलेस डिवाइन माउंटेन कहा जाता है कि एक ऐसा स्पिरिट ट्रेजर है जो अपनी भयानक शक्ति के मामले में एम्पीरियन स्तर की सीमाओं तक पहुंच चुका है। 10 करोड़ वर्षों की रिफाइनेशन प्रक्रिया के बाद यह एम्पीरियन स्पिरिट ट्रेजर से भी ऊपर जाकर एक ट्रू डिवाइनिटी स्पिरिट ट्रेजर बन सकता है। ये ट्रेजर अनंत रूप से बदलता रहता है, इसके 10,000 अलग अलग रूप हैं। यह एक आक्रामक और रक्षात्मक किला है और कहा जाता है कि यह सोल एम्परर डिवाइन वॉइड का सबसे कीमती स्पिरिट ट्रेजर है। सोल एम्परर डिवाइन वॉइड, वीर ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा। यह व्यक्ति एम्पीरियन डिवाइन मिस्ट का अंतिम खूनी दुश्मन था। 1 करोड़ वर्षों में ट्रू डिवाइनिटी स्तर का स्पिरिट ट्रेजर बनना, क्या ये तुम्हारे चंद्रशेखर हेवनली पैलेस से बेहतर नहीं है? मोहिनी मयाकान ने वीर के बगल में बुदबुदाया, उसके गाल लाल हो गए। वीर मुस्कुराया। सोल एम्परर डिवाइन वॉइड आखिरकार एक ट्रू डिवाइनिटी हैं, इसलिए यह असामान्य नहीं होगा कि उनके द्वारा रिफाइन की गई वस्तुएं शीर्ष एम्पीरियन स्पिरिट ट्रेजर की सीमाओं तक पहुंच जाएं, और जहां तक एम्पीरियन चंद्रशेखर का सवाल है, उनमें भाग्य की कमी थी। यदि उनके अतीत में हुई दुर्घटनाएं न होती तो वह शायद किसी न किसी दिन ट्रू डिवाइनिटी बन ही जाते, वीर ने कहा। लेकिन मोहिनी मयाकान को अचानक कुछ और ख्याल आया। उसने हल्के से हंसते हुए कहा, 1 करोड़ वर्षों में एक ट्रू डिवाइनिटी स्पिरिट ट्रेजर को रिफाइन करना, उसके पास इतना समय हो भी या नहीं, कौन जानता है। उस समय वह बाउंडलेस डिवाइन माउंटेन किसके द्वारा रिफाइन किया जा रहा होगा। क्या ख्याल है वीर? मोहिनी मयाकान ने ये कहते हुए चंचल मुस्कान दी। उसका सुंदर चेहरा एक चकाचौंध भरी चमक के साथ दमक रहा था। सौभाग्य से उसने ये सब वीर से केवल स्पिरिचुअल एनर्जी ध्वनि संचरण के माध्यम से कहा। यदि वह इसे जोर से बोलती तो उसके चारों ओर के लोग उसे पागल समझते, और यदि यह डिवाइन वॉइड किंगडम के लोगों तक पहुंच जाता तो उसने अपने सिर पर घातक विपत्ति बुला ली होती। मोहिनी मयाकान के शब्दों के पीछे का अर्थ केवल वीर ही समझ सकता था। किसी हद तक सोल एम्परर डिवाइन वॉइड वीर के दुश्मन थे। मोहिनी मयाकान को विश्वास था कि 1 करोड़ वर्षों में वीर उनकी शक्ति में उनसे आगे निकल पाएगा और शायद उन्हें मार भी सकेगा। उस समय बाउंडलेस डिवाइन माउंटेन अब सोल एम्परर डिवाइन वॉइड द्वारा रिफाइन नहीं किया जाएगा, बल्कि वीर द्वारा। इसी कारण उसने ये साहस किया और यह बात कही। ये ट्रेजर वास्तव में काफी अच्छा है। ये चंद्रशेखर हेवनली पैलेस का एक अच्छा विकल्प बन सकता है, मोहिनी मयाकान ने फिर कहा। ये सुनकर वीर को नहीं पता था कि हंसे या रोएं। पूरे इन असुरा रोड में सोल एम्परर डिवाइन वॉइड जैसे जीवित देवता थे। यदि सामान्य लोग उन्हें देखें तो वे चुप रहेंगे और शायद उनके सामने घुटनों पर भी गिर जाएंगे। लेकिन मोहिनी मयाकान वास्तव में ये योजना बना रही थी कि उन्हें मारकर उनका ट्रेजर छीन लिया जाए। यदि सोल एम्परर डिवाइन वॉइड को पता चलता कि एक साधारण हाई क्लास डिवाइन लॉर्ड स्टेज की लड़की उन्हें मारने और उनकी चीजें छीनने का सोच रही है, तो कौन जानता कि उसका चेहरा कैसा होगा। जब वीर हताश होकर कुछ कहने में असमर्थ था, अचानक समुद्र के केंद्र से एक अकल्पनीय विशाल और शक्तिशाली ऑरा प्रकट हुआ। गुलाबी बादल धुएं की तरह उभर आए, हवा में घना कोहरा फैल गया और शानदार प्रकाश से चमकने लगा। ये अजीब बादल वास्तव में स्पेस की दरारों से प्रकट हुए। आसमान में विशाल काले बादलों का एक समूह इकट्ठा होने लगा। ये बादल सामान्य नहीं थे, बल्कि
इनमें गरजती बिजली भरी हुई थी और उनमें डरावनी नीली चमक साफ दिखाई दे रही थी। इन काले बादलों में आकाश और पृथ्वी की सबसे शुद्ध थंडर सोल भरी हुई थीं। स्पेस में हलचल शुरू हुई, ठीक वैसे ही जैसे नीचे समुद्र की लहरें उठ रही थीं। यह क्या है? वीर स्तब्ध रह गया। आकाश और पृथ्वी में इस तरह का परिवर्तन हल्की हल्की भावना दे रहा था कि जैसे कोई और दुनिया उनकी अपनी दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश कर रही हो। क्या यह अंतिम परीक्षा शुरू होने वाली है? वीर ने चौंकते हुए खुद से बुदबुदाया। पास में ब्राइट मून भी पहली बार अंतिम परीक्षा के उद्घाटन को देख रही थी। अतीत में वह नज़रों में कम आने वाली व्यक्ति रही थी, इसलिए कब और क्यों वह इतनी भीड़ में शामिल होकर इस भव्य क्षण को देखने का समय या इच्छा रखती। जैसे ही दुनिया में हलचल हुई, समुद्र के किनारे दर्शक बने लोग अलार्म की तरह चिल्लाने लगे। क्रमशः दर्शकों से छोटे छोटे समूह समुद्र के केंद्रीय क्षेत्र की ओर उड़ने लगे। इनमें से कई लोग युवा फाइटिंग मास्टर्स थे। हालांकि वे सभी शक्तिशाली थे, उनके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं थी और न ही उन्हें असुरा रोड की अंतिम परीक्षा में प्रवेश करने की योग्यताएं प्राप्त थीं। अब जबकि अंतिम परीक्षा खुलने वाली थी, भले ही वे इसमें प्रवेश न कर पाते, वे फिर भी पास जाकर उसके ऑरा को महसूस करना और अंतिम परीक्षा के उद्घाटन का अनुभव खुद करना चाहते थे। क्योंकि वहां एक अत्यंत अस्थिर स्पेस स्टॉर्म उत्पन्न हो रहा था। यदि वे सावधान नहीं रहे तो उन्हें खींच लिया जाएगा और मर जाएंगे, बिना ये कि उनके हड्डियां भी बचें। अंतिम परीक्षा अपने अलग सील किए हुए विश्व के भीतर स्थित थी, ऐसा विश्व जो स्पेस में प्रकट हुआ और अभी तक अपनी पूरी पहचान नहीं दिखा पाया था। लेकिन ऊपर आसमान में लगातार घुमरते गरजते बादल ही मन को भयभीत करने के लिए पर्याप्त थे। धीरे धीरे और अधिक लोग समुद्र के केंद्र में पहुंचने लगे, जिससे वातावरण दिन ब दिन और भी अधिक शोरगुल भरा होता गया। एक पूरे दिन की प्रतीक्षा के बाद भी अंतिम परीक्षा का सील किया हुआ स्थान बहुत अधिक नहीं हिला। केवल इतना था कि स्पेस में कुछ अजीब शक्तियों का उदय होना शुरू हुआ। एक शुद्ध अग्नि का ऑरा जो ज्वालामुखी की गहराई से आती प्रतीत होती थी, और घना काला और बादलों जैसा डेथ एनर्जी का संकेंद्रण। पूरा क्षेत्र ऐसा लगने लगा जैसे वह खूनी पाताल में परिवर्तित हो गया हो, जिससे एक अजीब भय का अनुभव होने लगा। लेकिन कुछ महान प्रभावों के गर्वित और प्रतिभाशाली बच्चों को इन शक्तियों से डर नहीं लगा, बल्कि वे अत्यंत प्रसन्न हुए। कई लोगों ने उन परिस्थितियों के अनुकूल गुप्त टेक्निकों का उपयोग किया और इन भयंकर शक्तियों से सहायता प्राप्त करके इन्हें आत्मसात करना शुरू किया। तीसरे दिन रंबल 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 ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई जैसे कोई विशाल द्वार किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा धीरे धीरे खोला जा रहा हो। समुद्र के केंद्र में, स्पेस में, एक गहरी काली दरार प्रकट होने लगी। ये दरार लगातार बढ़ती लहरों के साथ फैलती गई, जिसमें बिजली की बीच बीच में चमकती चमक के साथ अंधकार दिखाई देने लगा। दरार तेजी से फैलने लगी, अंततः आसमान और सूरज को भी ढक लिया। अनगिनत प्रारंभिक प्रतीक प्रकट हुए, जिनमें सकार और विकार की सबसे प्राचीन मूल शक्तियां, ज्वालामुखी, गरजते बादल और अन्य कई तत्व शामिल थे, जो हवा में उबलते प्रतीत हो रहे थे। कई लोग देख सकते थे कि इस अथाह काली दरार के भीतर अनगिनत स्पिरिचुअल शक्ति के धागों ने पर्वत श्रृंखलाओं की तरह एक दूसरे के साथ बुनाई की हुई थी और उनमें प्रकाश की चमक झिलमिला रही थी। यह एक अनंत एरे डायग्राम था और इसे बनाने वाले भवन आकार के प्रतीक उस विशाल अंधकार को भी पार करने वाली चमक छोड़ रहे थे। ये प्रतीक ब्रह्मांड की अनंत संभावित परिवर्तनों को समेटे हुए प्रतीत हो रहे थे, जो खतरों और भाग्यपूर्ण अवसरों के सह अस्तित्व का संकेत दे रहे थे। सभी लोग स्तब्ध और उत्तेजित थे। असुरा रोड की अंतिम परीक्षा आखिरकार खुल गई थी। अंतिम परीक्षण का प्रवेश द्वार पहले ही खुल चुका था। एक अकल्पनीय विशाल गहरी काली दरार ने पूरे जगत को चीर दिया, मानो कोई विराट हाथ आकाश की ओर उठकर उसे फाड़ रहा हो। इस भयानक दरार के पीछे एक अजीब और अद्भुत संसार दिखाई दे रहा था। सिर्फ इसे देखकर ही किसी का मन, दिव्य आत्मा और यहाँ तक कि ब्लड एनर्जी भी उसकी ओर खींचती प्रतीत होती थी, मानो उनका पूरा अस्तित्व अपने शरीर से बाहर निकलना चाहता हो। आओ आओ! इस काली दरार के पीछे से एक भयानक ध्वनि निकली, मानो प्राचीन रक्त पिशाचों की गर्जना हो। असंख्य आकाश और पृथ्वी की मूल ऊर्जा और अंतहीन समुद्र का जल इस दरार में समा गया और एक विशाल काले भंवर का निर्माण हुआ। इस भयानक काले भंवर के भीतर मंद मंद रूप से छविवत रूप दिखाई दिए। इन छवियों के भीतर होली बीस्ट्स और अतुलनीय शक्तिशाली महाशक्तियां मौजूद थीं। उनके प्रबल ऑरा और सेक्रेट स्पिरिचुअलिटी रूल्स की रेखाएं आपस में बुनी हुई प्रतीत होती थीं, जिससे सैकड़ों मील दूर खड़े लोग भी ऐसा महसूस कर रहे थे मानो उनकी आत्माएं हिल रही हों। यही था अंतिम परीक्षण। खतरों और परीक्षाओं को नज़रअंदाज कर दें, असाधारण रूप से कीमती और प्राप्त करने में बेहद कठिन परीक्षण योग्यताओं को भूल जाएं। सिर्फ प्रवेश करना ही कई युवा फाइटिंग मास्टरों के लिए इतनी हिम्मत जुटाने वाला कार्य नहीं होता। इस प्रकार की दबावपूर्ण भावना पूरे संसार की गति से उत्पन्न होती थी, जिससे ऐसा लगता था मानो वे पूरे ब्रह्मांड का सामना कर रहे हों। असुरा सागर के चारों ओर सैकड़ों हजारों लोगों में से अधिकांश केवल दर्शक थे। उनमें से किसी ने भी अंतिम परीक्षण के प्रवेश द्वार में वास्तव में कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटाई।
इस समय आकाश में प्रतीकों की भरमार थी और एक विशाल ऑरा हर दिशा में फैल रहा था। कुछ पुरुष और महिलाएं आकाश में उड़ रहे थे। ये पुरुष और महिलाएं पंखों वाले वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके सिरों पर तारों जैसे रत्नों का मुकुट था। उनकी शान अद्भुत थी और केवल एक नज़र में ही पता चल जाता था कि ये किसी महान सेक्ट के उत्कृष्ट डिसाइपल हैं। वे लोग डिवाइन वॉइड डिवाइन किंगडम के हैं। वीर ने जब इन लोगों को देखा तो उसने किसी एक को पहचान लिया, ड्यूक फुलमून। वो बेवकूफ़ और परेशान करने वाली मक्खी फिर से। सोचा भी नहीं था कि हमें उसे यहाँ भी देखना पड़ेगा, ये तो भूतों द्वारा पीछा किए जाने से भी बुरा है। मोहिनी मयाकान का चेहरा घृणा से भर गया। सोचिए, वही ड्यूक फुलमून जिसने पहले डिवाइन रून सिटी नीलामी में वीर को लगातार परेशान किया था, जैसे कोई उग्र कुत्ता पीछा कर रहा हो, वास्तव में अंतिम परीक्षण में प्रवेश कर रहा था। इस व्यक्ति को देखते ही मोहिनी मयाकान को ऐसा महसूस हुआ मानो उसने कुत्ते के मल पर कदम रखा हो। वैसे भी ये व्यक्ति अब इतना युवा तो नहीं है। उसने डिवाइन वॉइड किंगडम के अंतिम परीक्षण समूह में प्रवेश की योग्यता कैसे पाए? मोहिनी मयाकान ने आश्चर्य से पूछा। उसके अनुमान के अनुसार वर्ल्ड किंग फुलमून कम से कम हजारों साल का जीवन जी चुकी थी। इतनी लंबी अवधि तक शक्ति एकत्रित किए बिना यह असंभव था कि वह वर्ल्ड किंग बन सके। और यह समझने के लिए टैलेंट की जरूरत भी नहीं थी कि डिवाइन वॉइड किंगडम के भीतर अंतिम परीक्षण के लिए अत्यंत तीव्र प्रतिस्पर्धा थी। अनगिनत डिसाइपल उत्सुक थे और प्रवेश के लिए लालसा रखते थे। वीर ने कहा, कई हजार साल कोई ज्यादा उम्र नहीं है। एक सामान्य एम्पीरियन के लिए जो 1 करोड़ वर्षों तक जीवित रहता है, यह अभी भी शिशु ही कहा जाएगा। और इस अंतिम परीक्षण में आमतौर पर वे लोग भाग लेते हैं जो सैकड़ों या हजारों वर्ष के होते हैं अपने सेक्ट के लिए। उदाहरण के लिए, गुड फॉर्चून सेंट सर्वेस ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अंतिम परीक्षण में प्रवेश उस समय किया था जब वह सेंट लॉर्ड स्टेज पर था। हालांकि अंतिम परीक्षण में भाग लेने वाले युवा थे, वे सामान्यतः मोहिनी मयाकान और वीर जितने युवा नहीं होते। रहस्यमयी डेथ वैली में बिताए गए समय को मिलाकर भी वीर केवल लगभग 120 वर्ष का था। हवा में उड़ते ये लोग तुरंत ही भीड़ का ध्यान खींचने लगे। परीक्षण के प्रतिभागियों के समूह में एक युवक था जो ड्रैगन क्राउन मुकुट पहने हुए था। उसके लंबे बाल हवा में बह रही थी और वह हवा पर चलते हुए आगे बढ़ रहा था। अंततः खुल गया। मैं इस दिन का इंतजार बहुत लंबे समय से कर रहा था। इस युवक की तारों जैसी आंखों में एक शानदार लड़ाई की भावना झलक रही थी। उसके पीछे डिवाइन वॉइड किंगडम के कई टैलेंटेड यंग मास्टर, जिनमें ड्यूक फुलमून भी शामिल थे, उसे सम्मान से देख रहे थे, उसे हल्के से अपना नेतृत्व मानते हुए। हालांकि इस युवक का कल्टीवेशन स्तर डिवाइन वॉइड किंगडम के सभी लोगों में सबसे कम था। वह केवल हाफ होली लॉर्ड स्टेज पर था। एक हाफ होली लॉर्ड स्टेज वाला युवक वास्तव में इतने सारे होली लॉर्ड्स और वर्ल्ड किंग्स को अपने पीछे आदेश देने में सक्षम था। ये व्यक्ति कौन है? वीर खुद को रोक नहीं पाया और पूछा। वह डिवाइन वॉइड का तीसरा क्राउन प्रिंस है। ब्राइट मून ने समझाना शुरू किया। डिवाइन वॉइड किंगडम का क्राउन प्रिंस केवल एक उपाधि थी। ये किसी भी तरह से सोल एम्परर डिवाइन वॉइड का असली पुत्र नहीं होता। वर्तमान में डिवाइन वॉइड किंगडम के 7 क्राउन प्रिंस थे। प्रत्येक 7 महान डिवाइन रीजनों राज्यों में से एक का प्रतिनिधित्व करता था। प्रत्येक क्राउन प्रिंस टैलेंटेड लोगों में से एक टैलेंटेड व्यक्ति होता था और वे अपने प्रदेशों के भविष्य के शासक थे। 1714 अंतिम परीक्षण में प्रवेश। प्रत्येक क्राउन प्रिंस टैलेंटेड लोगों में से एक टैलेंटेड व्यक्ति होता था और वे अपने प्रदेशों के भविष्य के शासक थे। अगले सोल एम्परर का चयन भी क्राउन प्रिंसों में से ही किया जाएगा। तीसरे क्राउन प्रिंस को सभी 7 डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंसों में सबसे मजबूत माना जाता था। तो ये बात है। वीर ने अचानक स्थिति समझी। कोई आश्चर्य नहीं कि तीसरा क्राउन प्रिंस सबसे कम कल्टीवेशन स्तर होने के बावजूद इतने लोगों को आदेश देने में सक्षम था। ऐसी स्थिति में अंतिम परीक्षण में सबसे कम उम्र में प्रवेश करना सर्वोत्तम था ताकि अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। जहां तक ड्यूक फुलमून जैसी स्थिति है, जो केवल वर्ल्ड किंग स्टेज पर अंतिम परीक्षण में प्रवेश कर पाया, सच ये था कि उसका टैलेंट अपेक्षाकृत कमजोर माना जाता था। उस डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस के पीछे देखो। जो महिला उसके पीछे चल रही है, वह क्राउन प्रिंस की शाही उपपत्नी है। इस समय ब्राइट मून के पीछे खड़े जरित फाफा ने अचानक कहा। उसकी आवाज़ नर्म और सौम्य थी। यदि कोई उसे देखे बिना केवल उसकी आवाज़ सुने तो वह सोच सकता था कि यह महिला है। शाही उपपत्नी का कल्टीवेशन स्तर भी डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस से उच्च है। जैसे ही जरित फाफा ने कहा, वास्तव में तीसरे क्राउन प्रिंस के पीछे एक युवा महिला थी जिसका रूप एक फूल की तरह सुंदर था। उसके शरीर के हर इंच से आकर्षण झलक रहा था और उसका मोहक रूप प्यारा और लुभावना था। पहली नज़र में ही यह स्पष्ट था कि वह एक वास्तव में उत्कृष्ट महिला है। और उसका कल्टीवेशन स्तर होली लॉर्ड स्टेज के शिखर पर था, जो डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस से पूरी तरह एक बड़ा सीमा स्तर ऊपर था। यह कोई असामान्य बात नहीं है, जरित फाफा ने हंसते हुए कहा।
उसने एक अजीब और अर्थपूर्ण मंद आवाज में कहा, तुम शायद नहीं जानते, लेकिन वह शाही उपपत्नी विशेष रूप से इसलिए पाली गई थी कि उसे डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस को दिया जाए ताकि वह उसके साथ रीकल्टिवेशन कर सके। जब डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस ने शाही उपपत्नी को अपने अधिकार में लिया, तब उसने निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा लाभ प्राप्त किया होगा। शाही उपपत्नी भी शुद्ध साकार शरीर वाली है, लेकिन उसका शरीर शायद मेरी तरह शुद्ध नहीं है। हे। जरित फाफा की बात सुनते ही वीर लगभग खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी नाक रगड़ी और अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। वह भावुक होकर सुस्पष्ट सांस छोड़ने लगा। डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस का उपचार वास्तव में बहुत शानदार था। उसकी बचपन से मिली संपत्ति या अंतिम परीक्षण में दी गई जगह तो अलग ही थी, उसके लिए विशेष रूप से उसकी सेक्ट द्वारा एक रीकल्टिवेशन साथी भी तैयार की गई थी। वीर जब इन विचारों में खोया हुआ था, तभी आकाश के दूसरी ओर से एक और समूह उड़कर आया, जो तीसरे क्राउन प्रिंस और उसके दल के सीधे विरोध में खड़ा था। इस टीम का नेतृत्व एक गोल-मटोल युवक कर रहा था, जो चमकीले नीले वस्त्र में था, जिस पर 5 रंग का ड्रैगन कढ़ाई से उकेरा गया था, जैसे किसी भव्य सम्राट के वस्त्र। ये लोग हेवन यूनियन डिवाइन किंगडम के हैं। कुछ लोग आश्चर्य और चेतावनी में चिल्लाए। हेवन यूनियन डिवाइन किंगडम ही इन असुरा रोड में एकमात्र विशाल प्रभाव था जो सीधे डिवाइन वॉइड किंगडम का सामना कर सकता था। ये गोल-मटोल युवक निश्चित रूप से बिग फ्लेम है, सेंट सुप्रीम हेवन यूनियन का प्रत्यक्ष डिसाइपल। उसकी स्थिति डिवाइन वॉइड तीसरे क्राउन प्रिंस से कम नहीं है। अब मज़ा देखने को मिलेगा। एक पहाड़ 2 बाघों को समाहित नहीं कर सकता। इसके अलावा डिवाइन वॉइड किंगडम और हेवन यूनियन डिवाइन किंगडम शुरू से ही एक दूसरे के तीव्र विरोध में थे। जैसे ही डिवाइन वॉइड किंगडम का तीसरा क्राउन प्रिंस और बिग फ्लेम आमने सामने आए, उनकी दृष्टि का प्रभाव आकाश में वास्तविक ऊर्जा के रूप में टकराने लगा। ये दोनों व्यक्ति श्रेष्ठ, गर्वित पुत्र थे, जो ट्रू डिवाइनिटी स्तर की सत्ताओं से थे। दोनों ही ऐसे गर्वित व्यक्तित्व वाले थे कि जब वे आमने सामने आए, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें यह साबित करना था कि कौन अधिक श्रेष्ठ है और कौन निम्नतर। तुम डिवाइन वॉइड किंगडम के वही कथित तीसरे क्राउन प्रिंस हो। बिग फ्लेम ने तीसरे क्राउन प्रिंस की ओर देखते हुए हंसा, स्पष्ट रूप से उसे भयभीत नहीं दिखते हुए। डिवाइन वॉइड किंगडम के तीसरे क्राउन प्रिंस ने तंज कसते हुए बिना जल्दी किए कहा, क्या तुम आज विशेष रूप से मुझे उकसाने आए हो? कितना रोचक। मेरा डिवाइन वॉइड किंगडम लंबे समय से तुम्हारे हेवन यूनियन डिवाइन किंगडम से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। हर अंतिम परीक्षण में जूनियर्स के बीच होने वाले संघर्ष सबसे भयंकर मैदान बनाते हैं। यहाँ तक कि दांव लगाने की परंपरा भी है। क्या ख्याल है, क्या तुम आज मेरे साथ दांव लगाना चाहते हो? हाँ, क्या तुम बस खुद पर ज्यादा आत्मविश्वासी नहीं हो? मेरा लक्ष्य इस बार कम से कम 80% पूर्णता हासिल करना है। यदि तुम मेरे साथ दांव लगाना चाहते हो, तो पहले अपनी योग्यता पर विचार कर लो। बिग फ्लेम गर्व से झूमते हुए बोला। डिवाइन वॉइड किंगडम का तीसरा क्राउन प्रिंस केवल हंसा। 80%। ऐसा लग रहा था जैसे यह व्यक्ति सोचता हो कि वह केवल कह देने से यह हासिल कर लेगा। तुम सच में बहुत बकवास बोलते हो। मेरे पास 3 निर्वाणा ओरिजिन पिल हैं। क्या तुम दांव लगाना चाहते हो? निर्वाणा ओरिजिन पिल। बिग फ्लेम की आंखें चमकी और उसने होंठ चाटे। समुद्र के चारों ओर देखने वाले फाइटिंग मास्टर्स ने भी निर्वाणा ओरिजिन पिल के बारे में पहले सुना था और उनकी आंखों में चमक आ गई। ये पिल पारलौकिक दिव्य स्तर की थी, लेकिन ट्रू डिवाइनिटी होली लैंड में कई पारलौकिक दिव्य पिलें ट्रू डिवाइनिटी के हाथों से आती थीं, इसलिए इनके प्रभाव सामान्य पारलौकिक दिव्य पिल की तुलना में आमतौर पर कहीं बेहतर होते थे। केवल किसी ट्रू डिवाइनिटी स्तर के सत्ता के अत्यधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति ही इस तरह की शीर्ष पिल को दांव के लिए निकाल सकते थे। अभी तक अंतिम परीक्षण शुरू नहीं हुआ था और फिर भी इन 2 गर्वित और घमंडी यंग मास्टरों के बीच पहले ही ऊर्जा के चिंगारे उड़ने लगे थे। इससे ही यह पता चलता था कि अंतिम परीक्षण में प्रतिस्पर्धा कितनी तीव्र होगी। उस आत्मा हिलाने वाले प्रवेश द्वार से निकलने वाला भयावह दबाव और असुरा रोड के चारों ओर से आए हुए सभी बड़े प्रभावों के श्रेष्ठों की भीड़ के अलावा, भले ही वहां उपस्थित कई फाइटिंग मास्टर अंतिम परीक्षण में भाग न ले पाएं, केवल यहां आकर इस भव्य आयोजन को देखने की संभावना ने सभी को बेतहाशा रोमांचित कर दिया था। अच्छा, अगर तुम मुझे ऐसी अनमोल पिलें देना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बिग फ्लेम हंसा। उसने हेवन यूनियन डिवाइन किंगडम के समूह का नेतृत्व करते हुए उस विशालकाय काली दरार की ओर रुख किया, जो अंतिम परीक्षण का प्रवेश द्वार थी, और फिर वे सभी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। ये देखकर समुद्र के चारों ओर देखने वाले लोग सभी ने गहरी सांस खींच ली। अगर वे इस भयावह काले भंवर में फंस जाते तो क्या उनकी जान नहीं चली जाती? जब ये लोग हृदय में कमजोरी महसूस कर रहे थे, डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस ने भी अपने लोगों का नेतृत्व करते हुए काले भंवर की ओर छलांग लगाए। अंतिम परीक्षण से उत्पन्न होने वाला दमनकारी भाव इतना प्रबल था कि सबसे गर्वित और असाधारण फाइटिंग मास्टर भी यह न कह पाते कि उन्होंने उस भयंकर काले भंवर का सामना करते समय कम से कम भय की एक झलक भी महसूस नहीं की। जब डिवाइन वॉइड किंगडम और हेवन यूनियन डिवाइन किंगडम के लोग प्रवेश कर गए, तो सभी विभिन्न प्रभावों के समूह भी काले भंवर की ओर उड़ने लगे।
इन उड़ते हुए फाइटिंग मास्टर्स के बीच वीर ने वास्तव में एक नीले वस्त्र वाली महिला का रूप देखा। इस नीले वस्त्र वाली महिला की चाल हल्की और जीवंत थी। ऊर्जा के इस जंगली और उग्र तूफान में ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह जंगल में आराम से घूम रही हो। उसकी चाल तेज नहीं थी, लेकिन केवल कुछ ही क्षणों में वह अंतिम परीक्षण के विशाल भंवर के सामने पहुंच गई। फिर जैसे नीले फूल का पंखुड़ी उसे भंवर ने अपने में समेट लिया और वह तुरंत दृश्य से गायब हो गई। वह महिला है। जब वीर ने इस नीले वस्त्र वाली महिला को देखा तो उसके हृदय में एक अजीब हलचल हुई। थोड़ी ही देर पहले जब उत्साही बिग फ्लेम और तीसरे क्राउन प्रिंस बहस कर रहे थे, वीर ने कुछ खास महसूस नहीं किया था। लेकिन इस संक्षिप्त पल में जब वह नीले वस्त्र वाली महिला हवा में आत्मा की तरह फड़फड़ाई, उसने वास्तव में वीर के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। केवल इस महिला का रूप देखकर ही वीर ने महसूस किया कि उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह सच में आई है। भीड़ में कुछ अत्यधिक सूक्ष्म दृष्टि वाले लोग भी थे। दूर से और लोगों की भीड़ में भी वे इस नीले वस्त्र वाली महिला का रूप सटीक रूप से देख सकते थे। यह नीले वस्त्र वाली महिला हमेशा अपने कार्यों में बहुत कम प्रसिद्ध रहती थी, लेकिन कई लोग जानते थे कि वह वास्तव में अंतिम परीक्षण की सच्ची मुख्य लीडर थी। 83% की पूर्णता प्राप्त करने वाली महिला, क्या वह अपने पिछले रिकॉर्ड से संतुष्ट नहीं है? हेवन यूनियन डिवाइन किंगडम के किनारे से एक वृद्ध एल्डर बुदबुदाया, उसके झुर्रियों भरे होंठ हिले। जब बिग फ्लेम और डिवाइन वॉइड किंगडम के तीसरे क्राउन प्रिंस ने दांव लगाया था, तब इन एल्डरों ने उस घटना को अपनी नज़र में नहीं रखा था। उनके लिए ये केवल जूनियर्स के बीच एक हल्की फुल्की लड़ाई थी। लेकिन इस नीले वस्त्र वाली महिला की उपस्थिति ने वास्तव में उस वृद्ध एल्डर का रंग बदल दिया। कितनी भयानक महिला है! वह तो सोल एम्परर डिवाइन वॉइड से भी भयानक है। एक खराश भरी आवाज़ वृद्ध के पीछे से निकली। ये दूसरा व्यक्ति लाल चादर में लिपटा था और उसके शरीर से नियमों की एक भयावह तरंगें निकल रही थीं। खुशी की बात है कि वह 33 हेवंस की कोई है, इसलिए वह इतनी आसानी से असुरा रोड पर वापस नहीं आएगी, वरना वह इन असुरा रोड में सेंटो और सोल्टास के बीच संतुलन को तोड़ देती। असुरा रोड को 33 हेवंस से नियमों के शक्ति अवरोध से अलग किया गया है, जिसे असुरा रोड मास्टर ने स्थापित किया था। चाहे 33 हेवंस के सोल्टास कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, इसका हम पर कोई असर नहीं होगा। मुझे बस ये समझ में नहीं आता कि यह भयंकर महिला कितनी पूर्णता दर प्राप्त करेगी और कौन से पुरस्कार पाएगी। सचमुच वह ईर्ष्या का कारण है। पहले बात कर रहे वृद्ध एल्डर ने भावुकता के साथ आह भरी। अंतिम परीक्षण के समृद्ध पुरस्कार वास्तव में कुछ ऐसा थे जिस पर उन्हें ईर्ष्या होती। जब ये दो वृद्ध व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे थे, ऊर्जा के इस भयंकर तूफान में 5 लोगों के एक समूह ने समुद्र की सतह के पास उड़ते हुए विशालकाय काले भंवर की ओर बढ़ना शुरू किया। भंवर उग्र था, हजारों मील तक फैला हुआ। इस काले भंवर के सामने ये 5 लोग किसी पर्वत के सामने रेत के कण मात्र थे, सामान्य और अवलोकन के लायक नहीं। जब वे खुद को इस काले भंवर में डुबोते तो उन्होंने एक छोटा सा छींटा तक नहीं बनाया। वीर ने आखिरकार अंतिम परीक्षण में कदम रखा। यह असुरा रोड में उसका छोड़ा हुआ अंतिम अध्याय होने वाला था। जब वीर अंतिम परीक्षा के मिस्टिक रीजन में प्रवेश कर रहा था, उसने बिल्कुल शांत और गुप्त तरीके से कदम रखा, बिल्कुल उसी तरह जैसे नीले वस्त्र वाली महिला। इसके अलावा वह बहुत तेज था, इसलिए कई लोग उसे पहचान ही नहीं पाए। हालांकि कुछ काफी मजबूत लोग थे जिनकी दृष्टि बहुत तेज थी और जो वीर को जानते थे, उन्होंने उसकी पीठ को देखा। वो व्यक्ति डिवाइन रून गिल्ड का वीर है। ये बात करने वाला एक वर्ल्ड किंग स्तर का फाइटिंग मास्टर संपन्न था। वह पहले डिवाइन रून सिटी के ऑक्शन में शामिल हो चुका था, इसलिए वीर के बारे में उसकी गहरी छाप थी। वीर, वह जो वीर ब्रांड वाले प्रतीकों का निर्माता है। कई लोगों ने वीर को कभी देखा नहीं था, लेकिन उसका नाम सुना था। वह व्यक्ति था जिसने आधे महीने में 10 अरब कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को इकट्ठा करने का मिथक बनाई थी, और यह कहानी पूरे इन असुरा रोड में फैल चुकी थी। क्या वह केवल डिवाइन लॉर्ड स्टेज पर नहीं है, और वह एक डिवाइन रून मास्टर भी है? क्या वह वास्तव में अंतिम परीक्षा में प्रवेश करने वाला है? सभी की राय में वे युवा प्रतिभाशाली योद्धा जिनमें असाधारण फाइटिंग पावर थी, वे डिवाइन रून मास्टर बनने का चुनाव नहीं करते। लोगों के पास सीमित समय और ऊर्जा थी, और डिवाइन रून मास्टर का पेशा अत्यंत समय साध्य था। यहाँ तक कि वीर, जिसके पास एक महान और अलौकिक ट्रेजर के रूप में मैजिकल पिरामिड था और जिसने 3 डिवाइन रून मास्टर्स की स्मृतियां आत्मसात की थीं, उसे भी डिवाइन रून आर्ट का अध्ययन करने के कारण अपनी कल्टीवेशन की गति काफ़ी धीमी पड़ गई थी। बेशक आपदाएं और आशीर्वाद हमेशा साथ आते हैं। क्योंकि उसने डिवाइन रून आर्ट का अध्ययन किया, वीर को असुरा नियमों की और भी गहरी समझ प्राप्त हुई। ये सभी बातें बाद में हुईं। अन्य प्रतिभाशाली लोगों के पास मैजिकल पिरामिड जैसी कोई चीज़ नहीं थी। यदि वे अपना पूरा समय डिवाइन रून आर्ट के अध्ययन में लगाते तो उनका फाइटिंग टैलेंट पीछे रह जाता। अधिकतर लोगों की राय में वीर का डिवाइन रून आर्ट में टैलेंट संभव की चरम सीमा तक पहुंच चुका था।
यदि वह डिवाइन रून आर्ट में विशाल समय निवेश नहीं करता तो कोई इसे नहीं मानता। इस स्थिति में अधिकतर लोग अवचेतन रूप से मानते थे कि वीर, जिसके पास कल्टीवेशन का पर्याप्त समय नहीं था, उसकी फाइटिंग पावर बहुत कम होगी, अन्यथा वह एक असामान्य अस्तित्व बन जाता। लेकिन अब वह केवल डिवाइन लॉर्ड स्तर की कल्टीवेशन लेकर अंतिम परीक्षा वाले मिस्टिक रीजन में प्रवेश कर गया था। ये देखकर बाहर खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। अगर वीर वहां मर गया तो यह निस्संदेह बहुत बड़ी हानि होती। ये लड़का आखिर क्या खेल खेल रहा है? समुद्र के ऊपर हवा में तैरते दर्शक पवेलियन में डिवाइन रून सिटी के एल्डर दिलसेक और एल्डर राजा प्रताप भी कुछ समय पहले ही पहुंच चुके थे। ये दोनों एल्डर फाइटिंग मास्टर पहले ही अपनी कल्टीवेशन की सीमा तक पहुंच चुके थे और उनके लिए रोज बढ़ने वाली केवल उनकी बालों की लंबाई थी। वे अधिकतर समय अपने रून आर्ट के शोध में व्यस्त रहते थे और निश्चित रूप से ऐसे जीवंत आयोजन को नहीं छोड़ सकते थे। क्योंकि वे यहाँ थे, उन्होंने स्वाभाविक रूप से वीर को देखा। जब एल्डर राजा प्रताप ने वीर को अंतिम परीक्षा वाले मिस्टिक रीजन में प्रवेश करते देखा तो उन्हें थोड़ी चिंता हुई। वहां बहुत से होली लॉर्ड्स और वर्ल्ड किंग्स जमा थे। इसके अलावा ये सभी लोग अपने कल्टीवेशन स्तर में असाधारण व्यक्तित्व वाले थे, और उसके ऊपर अंतिम परीक्षा के अपने खतरे भी थे। 1715 असुरा परीक्षण का पहला स्तर। जब एल्डर राजा प्रताप ने वीर को अंतिम परीक्षा वाले मिस्टिक रीजन में प्रवेश करते देखा तो उन्हें थोड़ी चिंता हुई। वहां बहुत से होली लॉर्ड्स और वर्ल्ड किंग्स जमा थे। इसके अलावा ये सभी लोग अपने कल्टीवेशन स्तर में असाधारण व्यक्तित्व वाले थे, और उसके ऊपर अंतिम परीक्षा के अपने खतरे भी थे। अगर वीर केवल डिवाइन लॉर्ड स्टेज तक की कल्टीवेशन के साथ अंदर गया तो यह उसके लिए निस्संदेह आपदाजनक जोखिम होता। एल्डर राजा प्रताप नहीं चाहते थे कि ऐसा डिवाइन रून आर्ट का प्रतिभाशाली डिसाइपल वहां मर जाए। अरे, उसे कम मत आंको। वह छोटा लड़का उतना साधारण नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वह किस स्तर का है। हमने उसके लिए पहले चिंता की थी, लेकिन वह सब व्यर्थ रहा। वह एक होशियार युवा है। अगर उसने असुरा रोड में प्रवेश करने की हिम्मत की है तो उसे अपनी क्षमता पर भरोसा जरूर होगा। मैं नहीं जानता कि वह कितने प्रतिशत पूरा करेगा। अगर वह 70% तक पहुंच गया तो यह सच में असाधारण होगा। एल्डर दिलसेक को वीर पर असामान्य रूप से गहरा विश्वास था। 70%? तुम वाकई आशावादी हो। अगर वह उस नरक से जीवित निकल आया तो मैं पहले ही और भगवान को धन्यवाद कहूंगा। उसका टैलेंट अच्छी है, लेकिन अंत में वह केवल डिवाइन लॉर्ड स्टेज पर है। क्या वह वास्तव में 2 बड़े स्तर की छलांग लगाकर वर्ल्ड किंग स्तर के प्रतिभाशाली लोगों से लड़ सकता है? मुझे डर है कि उसे अंदर कोई नुकसान पहुंचा सकता है। यहां तक कि उसका दुश्मन ड्यूक फुलमून भी वहां है। अगर वह व्यक्ति वीर की हत्या के बारे में सोचे तो। एल्डर राजा प्रताप को यह सोचकर थोड़ा डर लगा। डिवाइन रून सिटी में वीर को डिवाइन रून गिल्ड की सुरक्षा के साथ साथ उसके रहस्यमयी मास्टर का संरक्षण भी प्राप्त था। लेकिन अंतिम परीक्षा में वीर केवल अपने ऊपर ही निर्भर था। अंदर हत्या होना कोई असामान्य बात नहीं थी। यहाँ तक कि अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग भी डिवाइन लॉर्ड स्टेज से ऊपर होना जरूरी था ताकि वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। तभी कोई अंतिम परीक्षा में प्रवेश करने की हिम्मत करता। जब ये दोनों एल्डर बातें कर रहे थे तो उस भयंकर ऊर्जा के भंवर में जो आकाश से पृथ्वी तक फैला हुआ था, एक और परिचित रूप प्रकट हुआ। ये रूप कोई अजनबी नहीं था, यह एक्सट्रीम स्टार होली लैंड्स की सर्विता थी। दोनों बूढ़े आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखे। उन्हें नहीं लगा था कि सर्विता भी अंतिम परीक्षा में प्रवेश करेगी। इस लड़की की शक्ति कम नहीं आंकी जा सकती, और इसके अलावा वह वीर में रुचि रखती है। मुझे उम्मीद है कि वह उसकी देखभाल करेगी। एल्डर राजा प्रताप बुदबुदाए। उनके सामने ऊर्जा का भारी तूफान लगातार और भी उग्र होता गया। जब वीर अंतिम परीक्षा की अजीब दुनिया के पास पहुंचा तो उसे पूरे शरीर में रोमांचक झुंझुनी महसूस हुई। वह स्पेस में एक अजीब आवाज सुन सकता था। यह अत्यंत शुद्ध ऊर्जा का समुद्र कांप रहा था। यह अजीब दुनिया एक विशाल काले भंवर जैसी दिख रही थी। कोई भी प्रकाश की किरण जब इसके पास आती तो अजीब रूप से मुड़ जाती और भीतर समा जाती। मोहिनी मयाकान चिंतित होकर वीर का हाथ पकड़ रही थी। जैसे ही वीर ने महसूस किया कि मोहिनी मयाकान ने अपना हाथ उसके हाथ में फिसलाया, उसने अपने हाथ को उसकी कमर के चारों ओर धीरे से लपेट लिया। अपने दाहिने हाथ से उसने फीनिक्स ब्लड स्पीयर को लहराया और ऊर्जा की एक तरंग भेजी, जिससे यह अजीब ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगी। एक दृढ़ निश्चय के साथ वीर ने इस असामान्य नई दुनिया में निर्णायक रूप से प्रवेश किया। वूश वूश वूश। उसके बगल में असुरा रोड के कई गर्वित लीडर तेजी से उड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। सभी पहले पहुंचने के लिए दौड़ रहे थे। अंतिम परीक्षा बेहद खतरनाक थी। अंतिम परीक्षा में मृत्यु दर बहुत अधिक थी। ये सब उन लोगों के लिए स्पष्ट था जो इसमें भाग ले रहे थे। लेकिन इसके भीतर विरोधी सौभाग्य के मौके इतने आकर्षक थे कि उनकी आंखें ईर्ष्या से लाल हो जातीं। ऊर्जा की मोटी लहरें सभी पर एक हिंसक तूफानी समुद्र की तरह टूट रही थीं। हर ऊर्जा की लहर प्राचीन राक्षस के प्रहार जैसी थी।
यहाँ तक कि वीर को भी काफ़ी दबाव महसूस हुआ। लेकिन दूसरे स्पिरिचुअलिटी पैलेस में प्रवेश करने के बाद उसका शरीर उन प्राचीन राक्षसों से 100 गुना अधिक ठोस हो चुका था। यद्यपि उसे बाधा पहुंची, फिर भी वह किसी चोट से नहीं गुजरा। वीर ने अपने हाथ फैलाए, उसकी मांसपेशियां और हड्डियां खींचते हुए चरम पर थीं, और वह इस हिंसक ऊर्जा प्रवाह को सहन कर रहा था। मोहिनी मयाकान वीर की गोद में सुरक्षित थी, उसका हाथ वीर के चारों ओर कसा हुआ था। मोहिनी मयाकान ने महसूस किया कि उसके चारों ओर गर्म ऊर्जा का प्रवाह है, और उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह इस हिंसक ऊर्जा प्रवाह को सहन करने में सक्षम थी, लेकिन उसे वीर की सुरक्षा में होने का यह एहसास बहुत भा रहा था। वीर की गति तेज थी, और अपने शरीर की ताकत पर भरोसा करते हुए वह इस क्रूर ऊर्जा प्रवाह में ऐसे घुसता गया जैसे गर्म चाकू बर्फ में। जब ऊर्जा की लहरें उस पर टकराईं, तो सभी उसके शरीर पर बिखर गईं। पीछे ब्राइट मून और 2 अन्य करीबी पीछे पीछे आए। थाउजेंड स्लॉटर क्रोधित होकर अपनी सुनहरी तलवार से वार कर रहा था। उसकी स्पिरिचुअल पावर आकाश में उड़ रही थी, और उसने प्राचीन राक्षसी शक्तियों के 9 रूप बनाए। ये रूप विशाल और भयावह थे। जब वे प्रकट हुए, उन्होंने अपने आसपास की सभी ऊर्जा को लालच से निगलना शुरू कर दिया, जैसे ये प्रवाह स्वादिष्ट भोजन हो। ये शक्ति छवियां लगातार बढ़ती रहीं, लेकिन निगलने की प्रक्रिया में ऊर्जा के प्रभाव से टूट जातीं। टूटने के बाद भी वे फिर से बन जातीं। ये दृश्य अजीब और अद्भुत था। लेकिन अच्छा या बुरा, ब्राइट मून और बाकी सभी इन हिंसक ऊर्जा प्रवाह से सुरक्षित थे। वीर ने ये देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने महसूस किया कि थाउजेंड स्लॉटर की सुनहरी तलवार कोई दुर्लभ डिवाइन ट्रेजर है, इसलिए उसने इसे अधिक ध्यान से देखा। जैसे ही वीर ने थाउजेंड स्लॉटर के हाथ में सुनहरे तलवार को देखा, थाउजेंड स्लॉटर भी वीर की शक्ति से गुप्त रूप से चकित था। उसने एक बार ब्राइट मून को इस युवा के बारे में बताते सुना था। डिवाइन रून आर्ट के अलावा इस वीर में सामान्य से परे विशेषताएं थीं। उसने और जरित फाफा ने इन कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं किया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वीर केवल अपने शरीर से ऊर्जा की क्रूर लहरों का विरोध कर रहा है और उसकी गति उनकी स्वयं की गति से भी तेज थी, तो वे निःशब्द रह गए। निश्चित रूप से ये वीर उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। इस दुनिया में वास्तव में ऐसे लोग हैं जो केवल अपने शरीर की ताकत से इतने असामान्य हो सकते हैं। सौभाग्य से वह हमारा सहयोगी है। जरित फाफा की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आंखों में शानदार प्रकाश चमक उठा। ऊर्जा प्रवाह के भीतर क्रूर उतार चढ़ाव ने सभी इंद्रियों और दृष्टि को मोड़ दिया। अपनी टीम के अलावा आगे कुछ भी देख पाना असंभव था। क्रूर ऊर्जा प्रवाह आखिरकार समाप्त हुआ। जैसे वह पानी की दीवारों को पार कर गया हो, वीर के शरीर पर दबाव कम हो गया। उनके सामने एक अजीब भूमि प्रकट हुई। वे केवल एक ऐसी दुनिया देख सकते थे जहां पर्वतों की चोटियां ऊपर नीचे उठती गिरती थीं, जैसे तैरते हुए आइलैंड्स, विशाल और अंतहीन। हर पर्वत की चोटी जीवंत हरियाली से ढकी थी। वहां गिरते झरने और हरे भरे पेड़ थे, लेकिन किसी कारणवश ये वीर को असली नहीं लगे, बल्कि अवास्तविक प्रतीत हुए। जैसे कि उसने जो कुछ भी देखा वह नकली था। दूर में वह अजीब काले पानी से भरे उफनती हुई नदियां देख सकता था। वहां की भूमि वीरान थी और फीके धूसर वातावरण में ढकी हुई थी। वीर जमीन पर खड़ा हुआ और मोहिनी मयाकान को नीचे उतारा। उसने सावधानीपूर्वक सामने की दुनिया का निरीक्षण किया। अजीब, ये चीजें जैसे वास्तविक और असत्य दोनों हैं, और यहाँ की ऊर्जा भी अजीब है, जैसे कोई खतरा है, लेकिन किसी कारणवश मैं समझ नहीं पा रहा कि वह क्या है। वीर बुदबुदाया। हल्की सी भावना में उसने कोई अनिवार्य खतरा महसूस किया, जैसे कोई सांप छिपे हुए घोंसले से उसे निहार रहा हो। हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? थाउजेंड स्लॉटर का मजबूत और ऊंचा शरीर वीर के पीछे पहुंचा। वह एक विशाल स्थिति से नीचे देखते हुए वीर से गहरी और गंभीर आवाज में बोला। उसकी ऊंची बांस की टोपी से वीर पर एक छाया पड़ी। ब्राइट मून ने भी वीर की ओर देखा, थोड़ी उलझन में। जरित फाफा हंसा। हत्या करना कभी भी डिवाइन रून मास्टर की खासियत नहीं रही। सर वीर, अगर आप आगे बढ़ना नहीं चाहते तो मुझे ये सम्मान दीजिए। एक स्त्री जैसी आवाज के साथ हल्की सकार ठंडक आए। ये ध्वनि ऐसे थी जैसे ठंडी सांप की रफ्तार से शरीर पर सरक रही हो, जो सुनने वाले को सतर्क कर देती थी। जब जरित फाफा हंसा, उसका शरीर उड़ता हुआ जैसे वजनहीन हो गया। जब वह वीर के पास से गुजरा, उसकी आंखें वीर के शरीर पर पड़ीं, और इसमें हल्का मजाकिया अंदाज भी था। जब वीर ने अपनी अद्भुत शारीरिक शक्ति दिखाई थी, तो जरित फाफा चकित रह गया था। इससे जरित फाफा की प्रतिस्पर्धात्मक भावना जगी, जो सभी फाइटिंग मास्टर्स में होती है। उसकी टेक्निकें बेहद अजीब थीं। उसके शरीर से दूध सफ़ेद रेशमी जैसी स्पिरिचुअल एनर्जी के तंतु निकल रहे थे, जो चारों ओर फैल रहे थे। यह आध्यात्मिक शक्ति फैलकर आकाश और पृथ्वी को ढक रही थी। वीर का चेहरा बदल गया। जैसे ही उसने महसूस किया कि जरित फाफा क्या कर रहा है, उसने चिल्लाया, हिलो मत। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आधी सफ़ेद स्पिरिचुअल पावर के धागे फैल गए और चारों ओर समा गए, जैसे कुछ उन्हें निगल गया हो और वे दुनिया से गायब हो गए।
जरित फाफा का चेहरा बदल गया। इस समय उनके ऊपर की खाली जगह अचानक किसी चीज से उत्तेजित हुई लग रही थी। स्पेस फट गया और हवा में बर्फ जैसी ठंडी काली ऊर्जा भर गई। इस काली ऊर्जा से 4 आकृतियां जमीन पर फेंकी गईं और उनके साथ साथ एक भयंकर और खूनी ऑरा था। इस समय वीर और उसके समूह के सामने अचानक 4 गहरे सुनहरे कंकाल प्रकट हुए, जो अत्यंत क्रूर और भयावह ऑरा से भरे हुए थे। हर कंकाल में इतनी ताकतवर और भयानक ऊर्जा थी कि उनकी उपस्थिति ही किसी को हिला सकती थी। उनकी आंखों की खाली जगहों से गहरा लाल भूरा प्रकाश झिलमिला रहा था और उनके हाथों में खून से जर्जर और जंग लगे हड्डियों के चाकू जैसे हथियारे मजबूती से कसे हुए थे। एक साधारण सा वार भर से यहाँ तक कि स्पेस भी चीर दिया गया। स्पेस में एक प्रचंड और भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ, जो तेजी से जरित फाफा की ओर बढ़ा। खलांग खलांग खलांग। स्पिरिचुअल एनर्जी की परत ने उन हड्डियों की चाकुओं से टकराते ही हवा में खड़खड़ाती धातु जैसी आवाज पैदा की और चारों ओर चमकती चिंगारियां उड़ गईं। इस समय वीर का शरीर तेजी से आगे बढ़ा। गड़गड़ाहट के साथ उसका मुख का एक कंकाल के खोपड़ी पर गिरा। हेवनली जस्टिस स्पिरिचुअलिटी पैलेस में प्रवेश करने के बाद उसके एक हाथ की हलचल 10 अरब कोल की शक्ति उत्पन्न कर सकती थी। यहाँ तक कि किसी प्राचीन क्रूर और घातक राक्षस को भी वह चीरकर बिखेर सकता था। डोंग। जैसे ही मुक्का गिरा, उसके मार्ग में मौजूद हवा इतनी दब गई कि वह लोहे जैसे ठोस स्तंभ में बदल गई, पूरी तरह से स्थिर और अडिग। अत्यंत मजबूत हड्डियां जैसे नर्म भूसे के गट्ठर की तरह बिखर गईं। थोड़ी ही देर बाद दूसरा मुक्का आया और कंकाल की आंखों में जल रही गहरी लाल अंगारों जैसी आग को भी पूरी तरह बुझा दिया। फिर फीनिक्स ब्लड स्पीयर अचानक तेजी से आगे बढ़ा। पल भर में हजारों हजार भाले एक साथ उड़ पड़े। हर भाले में इतनी शक्ति थी कि वह किसी भी ग्रह को चीर सकता था। जिस हड्डी से भाला टकराया, वह सीधे उड़कर धूल में बदल गई। इस समय ब्राइट मून ने भी हमला किया। उसकी उंगलियां हिली और उसकी अंगुलियों की नोक पर अजीब अर्धचंद्राकार प्रतीक प्रकट हुआ। ये प्रतीक हवा में घूमकर शून्य को चीरते हुए एक कंकाल को पूरी तरह दबोच लिया। एक प्रचंड चीख के साथ अर्धचंद्र प्रतीक चमक उठा। प्रतीक की तेज धार ने कंकाल को चीर दिया और ऊर्जा के उग्र विस्फोट ने उसे पूरी तरह से धूल में बदल दिया। थाउजेंड स्लॉटर का शरीर चमकता हुआ गायब हो गया, जैसे कोई देवता या भूत हो, और तुरंत ही वह दूसरे कंकाल योद्धा के पीछे प्रकट हुआ। उसका सुनहरी तलवार एक ही वार में कंकाल योद्धाओं की कमजोरी पहचान सकती थी, उनके शरीर में गुप्त और छोटी सी इच्छा शक्ति। तलवार के चारों ओर प्रकट होने वाले शक्तिशाली रूपों का गहरा काला ऑरा चिंगारियां छोड़ते हुए फैल गया और उस इच्छा शक्ति को निगल लिया। कंकाल योद्धा का शरीर तुरंत बिखर गया और हवा में गायब हो गया। पूरा ये संघर्ष केवल कुछ ही सांसों में समाप्त हो गया। चारों कंकाल योद्धा नष्ट हो गए और समूह के सामने का स्पेस फटने लगा। जेट ब्लैक प्रतीक इधर उधर फैलने लगे। दूर की पर्वत चोटियां और उफनती काली नदियां सभी दृश्य से गायब हो गईं। आसपास का वातावरण धीरे धीरे मंद और धूसर हो गया और चारों ओर छाई डेथ एनर्जी और ठंडी सकार ऊर्जा ने उन्हें घेर लिया। उनके पैरों के नीचे वे विभिन्न प्रकार के क्रूर राक्षसों के चित्रों से बनी सीलों पर चल रहे थे, जिनमें से कुछ अब भी अजीब, रहस्यमय और अद्भुत रोशनी से चमक रहे थे। संपूर्ण वातावरण गंभीर, भयानक और भारी हो गया। ऐसा स्थान। मोहिनी मयाकान ने सामने की अनंत और गहरी काली अंधकार की ओर देखते हुए तुरंत एक छोटी सी लौ जलाई। रोशनी फैल गई और चारों ओर फैली छायाओं को पूरी तरह दूर कर दिया। सभी लोग चौंक गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक विशाल सुरंग थी जो अनंत तक फैली हुई थी, जिसमें चारों ओर बिखरे हुए कंकाल पड़े थे। हर कंकाल अपनी अलग चमक, रंग और ऑरा में जगमगा रहा था, और ये दृश्य वीर और उसके समूह के लिए एक साथ भयानक, अद्भुत और चौंकाने वाला प्रतीत हो रहा था। कुछ कंकाल गहरे सुनहरे थे और कुछ पर्पल गोल्ड रंग के चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। जितना अधिक शुद्ध सुनहरा रंग था, उतनी ही तीव्र डेथ एनर्जी उस कंकाल से निकल रही थी। यह कोई प्राचीन कब्रस्थल लग रहा है, वीर धीरे धीरे बोला जब उसने दीवारों पर बने विभिन्न बलिदानात्मक पैटर्न को देखा। वो पर्वत चोटियां और नदियां, ये सब एक भ्रम ही रहा होगा। जरित फाफा ने भौहें चढ़ाईं, वह पूरी तरह इस भ्रम को भांप नहीं पाया। सौभाग्य से सुनहरे कंकाल इतने ताकतवर नहीं थे। अगर वे वर्ल्ड किंग के बराबर होते तो अभी जो लड़ाई हुई वह बहुत खतरनाक साबित होती। यहाँ हर जगह छुपी हुई अंतरिक्ष एरे फॉर्मेशन है, बिना समझे कार्रवाई मत करना। कुछ समय पहले तुमने जिस एरे फॉर्मेशन को छुआ, वही हमें यहाँ भेजने का माध्यम बनी। वीर ने स्थिति का शांतिपूर्वक आकलन किया। अब उसे आखिरकार समझ आया कि जब से वह यहाँ आया था, उसका मन बेचैन क्यों था।